केंद्र सरकार ने एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस 2026 लागू कर दी है, जो पिछले करीब 30 साल में इस व्यवस्था का सबसे बड़ा कानूनी बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि इसका सीधा असर करोड़ों ईपीएफओ सदस्यों पर पड़ेगा। लेकिन क्या इसके आने से आपकी पेंशन बढ़ जाएगी? क्या अब रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा पैसा मिलेगा, या फिर क्या पुराने एम्प्लॉयज़ को दोबारा कोई प्रोसेस पूरा करना होगा, या फिर ये बदलाव सिर्फ रूल्स तक ही सीमित है? आखिर ईपीएस 2026 क्या है? इस नई स्कीम में आखिर क्या बदला है और क्या पहले जैसा ही रह गया है? हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। दरअसल केंद्र सरकार ने एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 2026 को लागू कर दिया है, जिसने अब ईपीएस 1995 और एम्प्लॉयज फैमिली पेंशन स्कीम 1971 की जगह ले ली है। इसे कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के तहत लागू किया गया है, यानी कि करीब 3 दशक बाद कर्मचारी पेंशन व्यवस्था को एक नया कानूनी फ्रेमवर्क मिला है। हालांकि इस नई कानूनी ढांचे का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी पूरी पेंशन व्यवस्था बदल गई है। असल में सरकार ने ज़्यादातर पुराने रूल्स को पहले जैसा ही रखा है और बदलाव उन जगहों पर किया है जहां व्यवस्था को ज़्यादा तेज, पारदर्शी और डिजिटल और जवाबदेह बनाने की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। सबसे पहले समझते हैं कि ये नई स्कीम किन लोगों पर लागू होगी। नई स्कीम उन एम्प्लॉयज़ पर लागू होगी जो 29 जून 2026 या उसके बाद से एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम 2026 के मेंबर्स बनेंगे। उनका सैलरी केंद्र सरकार के जरिए ही तय की गई वेजेस सीलिंग के भीतर होगा। वहीं जो एम्प्लॉयज़ पहले से ईपीएस 95 के मेंबर्स हैं या फिर पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पहले से ही एलिजिबल है, ये बिना किसी नए प्रोसेस के इसी व्यवस्था का हिस्सा बने रहेंगे। यानी कि मौजूदा पेंशनर्स की पेंशन पहले की तरह ही लगातार जारी रहेगी। अब जानते हैं इस नई स्कीम में आखिर बदला क्या है। सबसे बड़ा बदलाव है पेंशन क्लेम के सेटलमेंट को लेकर के किया गया है। अब ईपीएफओ को सभी पूर्ण पेंशन क्लेम 20 दिनों के भीतर ही सेटल करने होंगे। अगर किसी एप्लीकेशन में कोई डॉक्यूमेंट अधूरा है तो उसे भी 20 दिन के भीतर एप्लीकेंट को इसकी जानकारी देनी भी अनिवार्य होगी। यानी कि अब पेंशन क्लेम को महीने तक और कई दिनों तक पेंडिंग रखने की गुंजाइश लगभग खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, अगर किसी वैलिड पेंशन क्लेम में बिना किसी उचित कारण के देरी होती है तो ईपीएफओ को देरी की अवधि के लिए 12% एनुअल इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है, और ये इंटरेस्ट संबंधित ईपीएफ कमिश्नर के सैलरी से वसूला जा सकता है, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी भी तय की जा सके। इसके अलावा नई स्कीम में हायर पेंशन ऑप्शन को भी औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिन एम्प्लॉयज़ ने हायर पेंशन का ऑप्शन चुना था, उन्हें ये सुविधा पहले की तरह ही मिलती रहेगी। ऐसे मामलों में सैलरी सीलिंग के ऊपर की सैलरी पर एम्प्लॉय अतिरिक्त कंट्रीब्यूशन देगा, जिससे इफेक्टिव एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 9.49% तक पहुंच जाएगा। नई स्कीम में पेंशन फंड के इन्वेस्टमेंट से जुड़े रूल्स को भी पहली बार भी स्पष्ट रूप से शामिल कर लिया गया है। पेंशन फंड की मौजूदा राशि जो केंद्र सरकार के पब्लिक अकाउंट में इन्वेस्टमेंट है, वही ये भी बनी रहेगी। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2026 के बाद सरकार के जरिए किए जाने वाले सभी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी पब्लिक अकाउंट में ही इन्वेस्ट किए जाएंगे। सरकार ने इन सरकारी कॉन्ट्रीब्यूशन पर कम से कम 8.5% रिटर्न देने का भी प्रावधान रखा है। इसके साथ ही नई स्कीम के तहत डिजिटल कंप्लायंस को भी बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि एम्प्लॉयर्स के लिए पूरी प्रोसेस पहले से ज़्यादा आसान, डिजिटल और ट्रांसपेरेंट बन सके। अब बात करते हैं उन रूल्स की जिसमें सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है। इसमें सबसे पहला है पेंशन की कैलकुलेशन। ये पहले की तरह ही उसी फॉर्मूले से होगी जो था मंथली पेंशन इक्वल्स टू पेंशनेबल सैलरी इनटू पेंशनेबल सर्विस डिवाइडेड बाय 70। यानी कि पेंशनेबल सैलरी नौकरी छोड़ने से पहले के आखिरी 60 मंथ्स की एवरेज मंथली सैलरी के आधार पर ही तय होगी, और मंथली पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस की शर्त भी पहले जैसे ही बनी रहेगी। कंट्रीब्यूशन के रूल भी नहीं बदले हैं। एम्प्लॉयर्स पहले की तरह ही एम्प्लॉय की सैलरी का 8.33% हिस्सा निर्धारित वेज सीलिंग तक पेंशन फंड में जमा करेगा।
जबकि केंद्र सरकार अपनी ओर से 1.16% का कंट्रीब्यूशन देती रहेगी। पेंशन पाने की एलिजिबिलिटी भी पहले जैसे ही रहेगी, कम से कम 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी करने और निर्धारित रिटायरमेंट एज प्राप्त करने पर मेंबर्स पहले की तरह ही सुपर एनुवेशन पेंशन के लिए एलिजिबल होंगे। वहीं 50 साल की एज से अर्ली पेंशन लेने का ऑप्शन भी जारी रहेगा। हालांकि सामान्य रिटायरमेंट एज से पहले पेंशन लेने पर हर साल के हिसाब से पेंशन में 4% की कटौती भी होती रहेगी। अगर कोई एम्प्लॉय 10 साल की सर्विस पूरी होने से पहले ही नौकरी छोड़ देता है तो वो पहले की तरह ही अपने एलिजिबल बेनिफिट्स निकाल सकता है, या फिर वो स्कीम सर्टिफिकेट लेकर के फ्यूचर में दोबारा से ईपीएफ से जुड़ने पर अपनी पिछली सर्विस जोड़ सकता है। इसी तरह मिनिमम ईपीएस पेंशन में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है और ये पहले की तरह 1000 रुपये प्रति माह ही रखा गया है। फैमिली पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन के रूल्स भी पहले जैसे ही रहेंगे। पति पत्नी, बच्चे हो या फिर अनाथ बच्चे हो या फिर डिसेबल चाइल्ड हो या फिर नॉमिनी हो या फिर डिपेंडेंट पेरेंट्स को मिलने वाली पेंशन पहले की तरह जैसी ही रहेगी। अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ के बाद उसका जीवन साथी जीवित नहीं है लेकिन बच्चे हैं तो पात्र बच्चों को विडो पेंशन का 75% ऑर्फन पेंशन के रूप में मिलेगा। वहीं अगर कोई एम्प्लॉय सर्विस के दौरान स्थायी और पूर्ण रूप से डिसेबल हो जाता है तो कम से कम 1 महीने का कंट्रीब्यूशन जमा होने पर उसे न्यूनतम सर्विस पीरियड पूरे किए बिना भी डिसेबिलिटी पेंशन का लाभ मिलता रहेगा। अगर हम इस नई स्कीम को आसान भाषा में समझें तो ईपीएस 2026 का मकसद कर्मचारियों की पेंशन राशि बढ़ाना या फिर घटाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि पूरी पेंशन व्यवस्था को पहले से ज़्यादा पारदर्शी और ज़्यादातर डिजिटल और जवाबदेह बनाना है। यानी कि अगर आप पहले से ईपीएफओ के मेंबर हैं तो आपके मौजूदा पेंशन राइट्स में कोई कटौती नहीं की गई है, लेकिन अब सरकार का दावा है कि पेंशन क्लेम सेटलमेंट पहले से ज़्यादा तेज होगा। हायर पेंशन को कानूनी स्पष्टता मिलती रहेगी और पूरी व्यवस्था पहले से ज़्यादा मजबूत तरीके से काम करती रहेगी। ये खबरी जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।